स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। लाइफ और शेयर बाजार में एक बात कॉमन है, दोनों ही हाईली अनप्रेडिक्टेबल। हालांकि कई लोग बताएंगे कि हम एक्सपर्ट हैं, हमें एग्जैक्टली पता है क्या होने वाला है, कब होगा, लेकिन टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट कहेंगे कि एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कितने सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि शेयर मार्केट में क्या होने वाला है या क्या होगा। जिसको आप हाई समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये और हाई जाएगा मार्केट, हो सकता है वही पीक हो और उसके बाद मार्केट नीचे आए। नो वन नोज, क्योंकि कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर तय करते हैं कि शेयर मार्केट में क्या होगा। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था के बाहर के भी कई कारण हैं जो तय करते हैं। अभी कल की न्यूज आपने देखी होगी कि फरवरी के महीने की बात करें तो 40 लाख करोड़ इरोड हो गए, और अगर सितंबर से अभी तक की बात करें तो कहा जा रहा है 90 लाख करोड़ से ऊपर का कैपिटल गायब हो गया। अब कई लोग तो सोचते हैं 90 लाख करोड़, अरे अभी तो हमने इंडिया के बजट की बात की थी 34.91 लाख करोड़, तो 90 लाख करोड़ ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, चल क्या रहा है। इस वीडियो का पर्पस है कि बिल्कुल बेसिक से हम इस कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों ये होता है, इस सबको समझेंगे। मैं मानकर चल रहा हूं कि वे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं। देखिए, सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में ये हमने एक लगातार डिक्लाइन देखा है। कहा जा रहा है कि लगभग 29 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि इतने लंबे समय तक लगातार डिक्लाइन चल रहा है। कुछ बुनियादी सवाल हम सबके मन में आने चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कहां हो रहा है, कैपिटल मार्केट होती क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये सेंसेक्स निफ्टी है क्या, कैसे ये काम करता है। जो करंट में हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं एक मार्केट करेक्शन है कि हाँ, अगर 10% या इससे ज्यादा डिक्लाइन हो मतलब लगातार 1 से 2 महीने तक, तो हम हाँ कह सकते हैं कि देखो मार्केट इन्फ्लेट हो गया था, अब करेक्ट हो रहा है, अब सही वैल्यू पर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, मार्केट बियरिश है, यानी कि अब तो डिक्लाइन में जा रहा है। लेकिन बियरिश कहा जाता है अगर 20% या इससे ज्यादा हम लगातार डिक्लाइन देख रहे हो तो। दोनों को समझेंगे कि क्या होता है और अभी क्या चल रहा है। इंटरनल रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ, क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में डिक्लाइन हुआ है, कितने लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा भाग खो दिया है। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि इस समय क्या करना चाहिए। एक्सटर्नल रीजंस क्या हैं, कुछ बाहर के कारण क्या हैं, और कैसे ये हमें इंपैक्ट करता है, इंडिया को इंपैक्ट करता है, जिसमें चाहे इन्वेस्टर्स हों चाहे नॉन इन्वेस्टर्स हों। तो देखिए, 93.91 लाख करोड़ कहा जा रहा है सितंबर से अगर कंपेयर करें तो लगभग इतना कैपिटल इरोड हो गया है। जैसे निखिल कामत की माने, ज़ीरोधा के फाउंडर, कि करीब 30% के आसपास की ट्रेडिंग का डिक्लाइन हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर मार्केट डाउन हो रही है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेड थोड़ी ना करेंगे। कितने सारे लोग तो सोचेंगे, कुछ लोग तो इन्वेस्ट करके रखेंगे, मतलब सोचेंगे कि चलो यार मार्केट लो जा रहा है, चलो पैसा लगाते हैं, अब स्टॉक्स खरीदते हैं, जब ऊपर उठेगा तो हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अब और डिक्लाइन जाएगा तो हम क्यों ही इन्वेस्ट करें। तो इनके हिसाब से अगर ऐसा रहा, चलता रहा भी कुछ टाइम तक, तो लगभग 2025-26 में हाफ, मतलब जो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया कि 80,000 करोड़ के आसपास तो हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से ही वसूल लेंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, जब आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो उस पर सरकार वसूलती है। तो अगर ट्रेडिंग ही कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सरकार की इससे जो होने वाली कमाई है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब कुछ बेसिक सी बात, यार ये कैपिटल मार्केट होती क्या है। आप ये तो समझते हैं ना कि किसी भी देश में इकोनॉमी मतलब बेस है भाई। जब तक ट्रेड नहीं होगा, जॉब्स नहीं होंगी, तब तक कैसे सर्वाइवल हो सकता है। और अगर किसी इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, वहां पर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ना है, तो उनको चाहिए कैपिटल, पैसा। तो आप अपना एग्जांपल लीजिए, आपने एक छोटी सी कंपनी खोली, फिर उसको बढ़ाना स्टार्ट किया, और एक पॉइंट के बाद आपको लगा कि मुझे और बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए। तो पैसा आप कहां से लेंगे? आप कहेंगे मैं दोस्त से ले लूंगा। हो सकता है दोस्त सलाह बहुत अच्छी देता है, पैसा ना दे, फिर क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे चलो बैंक से ले लूंगा। तो आप सोचेंगे लेकिन बैंक से तो यार लोन, फिर लोन पर इंटरेस्ट रेट इतना हाई, और क्या तरीका हो सकता है? जो अदर तरीका है वो है कैपिटल मार्केट, यानी कि शेयर बाजार। अगर आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी का एक भाग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, शेयर मतलब हिस्सेदारी, और उसको कैपिटल मार्केट में रख दें,
और ऐसे में जिनको विश्वास है आपकी कंपनी में, वो एक छोटी सी हिस्सेदारी को खरीद लें और आपको पैसा दे दें। तो एक तरीके से आपके पास कैपिटल आ रही है कि नहीं आ रही है, उस कैपिटल का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। तो एक बार मान लीजिए आपने अपने टोटल ओनरशिप का एक पार्ट छोटे छोटे पार्ट में, जिसको हम शेयर्स कहते हैं, आपने मार्केट में बेच दिया। तो आप सोचेंगे कि भाई एक बार जब लोगों ने खरीद लिया, अब मुझे क्या फायदा? एक बार बेच दिया, उन्होंने खरीद लिया, उनको क्या फायदा? तो देखिए, आपको तो ये फायदा कि आपको एक कैपिटल मिल गई। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जैसे कि आईपीओ, आईपीओ एज अ टूल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, काफी क्रेज रहा है आईपीओ का हमारे इकोनॉमी में भी। आईपीओ, लोग ऐसी ऐसी कंपनीज के भी आईपीओ में अप्लाई किया जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, शौक है, राइट? लेकिन हो सकता है अभी लोग काफी सेंसिटिव हो रहे हों। आपका क्या मानना है बताइएगा कमेंट में। तो प्राइमरी मार्केट इज लाइक कि आपने अपनी ऑफरिंग रखी है, अपने स्टॉक्स को रखा है और कई लोगों ने उसको खरीद लिया, तो आपको तो पैसा मिल गया। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्हीं शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है, यानी ये खरीदना बेचना चलता रहता है। अब फिर आप कहेंगे ठीक है भाई, वो तो इनका खरीदना बेचना चल रहा है, मुझे क्या फायदा एज अ कंपनी? अरे, अगर ज़्यादा आपका ट्रेड, आपका जो शेयर है उसका ज़्यादा ट्रेड हो रहा है और इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है और उसका भाव बढ़ रहा है, तो इससे आपकी जो मार्केट में आपकी जो कैपिटलाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं मार्केट कैप, वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे कि सर ये बात हमें समझ नहीं आई। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आपने मार्केट में शेयर निकाला था तो 10 रुपए का निकाला था, ठीक है? मान लीजिए वो 10 रुपए पर बिक भी गया। अब मान लीजिए आपकी कंपनी ने कुछ ज़बरदस्त प्रॉफिट करा, कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ कर ली कि वो उस सेक्टर में डिसरप्शन ला रही है। तो ऐसे में आपकी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए आम जनता में, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें क्रेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो वो आपके शेयर्स को खरीदेंगे और खरीदेंगे तो उसके भाव बढ़ेंगे। तो यानी कि जो शेयर मार्केट का प्रिंसिपल है उसमें, हाँ, ये जो डिमांड वाला फैक्टर है, जैसे डिमांड बढ़ती है तो वही फैक्टर लगता है, डिमांड सप्लाई का फैक्टर। जो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हैं उसको हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी कहते हैं टेक्निकली। तो उसमें आपकी वो ट्रेडिंग होती है। तो जब आपके भाव बढ़ जाएगा शेयर का, तो इसकी वजह से आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप सोचेंगे वैल्यूएशन से मैं क्या करूंगा? अरे भाई, वैल्यूएशन से तो सब कुछ होगा, वही तो आपका एसेट होगा और एसेट के बेसिस पे आप अदर इन्वेस्टर्स को बाकी जो हिस्सेदारी है वो भी बेच सकते हैं। आपको अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपके साथ कुछ पार्टनरशिप कर सकते हैं, कुछ हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट कैप जो है वो आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो चलो भाई, ये बात तो हमें पता लग गई। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अब मुझे बताइए, आपने मार्केट में जाकर अपने शेयर्स को बेचा था, तो क्या घर पे नॉक नॉक करके बेचेंगे? कोई तो आपको चाहिए। तो आप कहेंगे शेयर मार्केट में बेचेंगे। मार्केट है कहाँ? तो मार्केट कहेंगे आप ऑनलाइन है मार्केट। लेकिन ऑनलाइन क्या कोई एक वेबसाइट से काम हो जाएगा? नहीं। यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम, यू नीड अ मीडिएटर, एंड दैट मीडिएटर इज गोइंग टू बी स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे आप अभी सुन रहे हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये वो मीडिएटर हैं। यानी कि एज अ कंपनी आपकी शेयर की लिस्टिंग और उससे जुड़े रेगुलेट करता है, उनको फॉलो करते हुए इस पूरे ट्रेड को कराना, ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है। भाई, इनकी भी कमाई इसी में से एक हिस्सेदारी से होती है। अब ये इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस, तो इंडेक्स होता है लिस्ट, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50। तो सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं, जो उनको लगता है कि हाँ भाई, ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ स्टॉक प्लस ट्रेड, मतलब जो हो रहा है सबसे ज़्यादा इनका हो रहा है। प्लस वो ये भी देखते हैं कि भाई मुझे एक प्रोपोर्शनेट वेटेज मेंटेन करके रखना है, कि जिससे कि अगर सेंसेक्स को कोई देखे कि भाई कितना इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कितना घट रही है, तो पता लग जाए कि बाजार का हाल क्या है। जैसे कि उसमें वेरिएशन में हम बैंक्स को भी रखेंगे, लार्ज कैप कंपनीज में ऑटोमोबाइल को भी रखेंगे, अदर सेक्टर्स को भी रखेंगे। तो क्या ये फिक्स होता है? फिक्स नहीं होता, वेरी हो सकता है। तो अभी तो क्योंकि मेरा फोकस इस बात पर है कि अभी क्या हुआ है, क्यों हुआ, इसको समझाना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इंडेक्स में अभी जैसे आपने कंपनी को लिस्ट कराया था और मान लो एक बहुत ही फेमस कंपनी बन गई, तो हो सकता है कभी जाकर वो एक सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी बन जाए। तो अगर आपकी कंपनी के शेयर्स का डिक्लाइन होता है
और इसके साथ साथ अदर कंपनीज का भी डिक्लाइन होता है तो वो सेंसेक्स की वैल्यू के डिक्लाइन को शो करेगा, और सेंसेक्स की वैल्यू का डिक्लाइन इंडिया के शेयर बाजार में जो डिक्लाइन हो रहा है उसको शो करेगा। सेंसेक्स जो बीएसई का इंडेक्स है उसमें 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। ऐसे ही जब आप पढ़ते हैं निफ्टी 50 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एनएसई है उसका एक इंडेक्स है निफ्टी 50 जिसमें 50 कंपनीज लिस्टेड हैं। ऐसी फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या हुआ कि जो टोटल आपकी होल्डिंग है उसका एक ही तो पार्ट है जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है उसका जो वहां पर प्राइस है, अगर हम उस प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच आर अवेलेबल देयर, तो वो पता लग जाएगा आपको कि भाई फ्री फ्लोट मार्केट कैप आपका क्या है। तो यानी कि सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा ना मार्केट में रहते हैं, कुछ तो प्रमोटर रखेंगे, कुछ वो प्लेज रखेंगे। प्रमोटर का मतलब क्या है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो अब उसके प्रमोटर अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी जी, तो ऐसे में एक होल्डिंग वो अपने पास रखेंगे, उसका एक ही तो पार्ट है जो टोटल अवेलेबल जो पूल है ओनरशिप का उसका एक ही पार्ट है जो मार्केट में रहेगा। अब आते हैं बेसिक के बाद, यार ये करेक्शन है या बियरिश मार्केट है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। एक सिंपल डेफिनेशन ये कही जाती है कि भाई अगर 2-3 महीने में हमने देखा कि 10% के आसपास डिक्लाइन हुआ है आफ्टर गोइंग टू अ पीक, तो वो मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है। और अगर वो 20% या उससे ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब है कि मार्केट बियरिश हो रही है। ये डेफिनेशन कही जाती है। नाउ द पॉइंट इज कि जो अभी करेक्शन हो रहा है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि ब्लड बाथ हो गया है इंडिया की शेयर मार्केट में, क्या ये पहली बार हुआ है? चलिए मैं एक सैंपल डेटा आपको शो करता हूं। ये देखिए, हम केवल 2010 की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए 2010 में फरवरी की बात है और हम भी अभी फरवरी को कंप्लीट करके मार्च में एंटर हुए हैं। तो यहां पर -10.3%, तो 10.3 का डिक्लाइन यहां पर हुआ था। तो अभी क्या डिक्लाइन है हमारा? तो कहा जा रहा है कि जो प्रोमिनेंट इंडेक्स हैं जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, हमने उसमें 15% का डिक्लाइन देखा है अगर कंपेयर करें सितंबर से। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडेक्सेस हैं जिसमें कि हमने 20% के आसपास का डिक्लाइन देखा है, लेकिन प्रोमिनेंट इंडेक्स में 15% का। तो हाँ, यानी कि इससे तो ज्यादा है 9.6%, 10.2%। यानी कि 2010 की अगर मैं बात करूं तो 3 बार ऐसा हुआ जहां पर मार्केट ने करेक्ट किया, ऑन एन एवरेज 10% का शेयर का भाव गिरा। फिर 2011 में देखिए 4 बार ऐसा हुआ। यहां पर देखिए, अगर मैं दिसंबर 2011 की बात करूं 14.8 माइनस में, अक्टूबर की बात करूं -17%। 2012 में एक बार करेक्शन आया, 2013 में 2 बार आया, 2014 में नहीं आया, 2015 में फिर 2 बार आया, एंड सो ऑन। तो यानी कि जो आप अभी न्यूज में देख रहे हैं काफी ज्यादा, तो क्या ये कोई पहली बार हुआ है? कई लोगों ने तो जैसे ही इस हेडलाइन को पढ़ा कि 29 सालों में पहली बार हो रहा है कि इतना लंबे समय के लिए लगातार ये स्टीप डिक्लाइन देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लंबे समय के लिए देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने आप में एक अलर्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर शेयर बाजार में इतनी भारी गिरावट देखी जाती है तो बाकी फंडामेंटल्स जो है हमारी इकोनॉमी के, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कहते हैं, तो उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है इसको शो करती है। क्योंकि भाई इससे अगर इन्वेस्टमेंट का जो सेंटिमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का और ज़्यादा हैम्पर हुआ और उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट कम किया, तो भाई इससे तो फिर आगे भी दिक्कत आ सकती है। तो हाँ, ये एक अलर्ट वाली सिचुएशन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है या 29 सालों में ही पहली बार हुआ है। बीच में भी करेक्शंस होते रहे हैं, राइट। नाउ जैसे ही आप देखिए, एक बार मार्केट का ये पीक 25.4%, फिर इसके बाद 10.9%। तो ये सब जो है, जो रेड में आपको शो हो रहा है, ये सब आपके करेक्शंस हैं। अब किस कारण से ऐसा हो रहा है? तो कहा जा रहा है एक तो है लॉफ्टी वैल्यूएशन, यानी कि कई सारे शेयर्स का बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गए थे, उसको लॉफ्टी वैल्यूएशन कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, आप 2020 के बाद से देखिए, आपको नहीं लगता कोविड के बाद स्टॉक मार्केट के लिए अवेयरनेस बढ़ी, प्लस लोगों ने इन्वेस्ट करना भी शुरू किया, एंड दैट इज गुड। इससे पहले तो भारत सरकार कई योजनाएं लेकर आती थी कि भाई आप कम से कम इतना इक्विटी में रखिए, शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए तो आपको इनकम टैक्स पे भी छूट देंगे। तो हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो वो क्या देखते हैं कि भाई अगर हम प्राइस देखें और अर्निंग देखें कंपनी की, अगर उसके रेशियो को निकालें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई प्राइस तो आपने बड़ा ऊपर कर दिया, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ती गई, भाव बढ़ गया शेयर का, लेकिन पता लगा कि अर्निंग पर शेयर, अगर हम उस कंपनी की एक्चुअल अर्निंग देखें, वो है बेहद कम। तो यानी कि ये तो ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, और ऐसे में रिस्क ही हो सकता है इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। अगर कोई एक
बड़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकाले तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये एक मास इफेक्ट बन जाए, यानी कि कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसा निकालने लग जाएं, तो एक बड़ा इफेक्ट बनेगा। तो क्या एक केवल फैक्टर से ऐसा हो सकता है? नहीं, जरा एक एक करके समझते हैं। लॉफ्टी वैल्यूएशन का मतलब समझ में आया कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो पहले से ओवर वैल्यूड हो गए हैं, और ऐसा आमतौर पर होता है कि एक समय तक मार्केट बूम करता रहता है, जिसको हम साइक्लिकल इफेक्ट भी कहते हैं, कि भाई ठीक है वो बूम करता जा रहा है, तो एक बार उसके बाद इन्वेस्टर्स में ये एक सेंटिमेंट आएगा कि यार ये तो ओवर वैल्यूएशन हो गया, चलो यहाँ से रिस्क को घटाते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं और दूसरी किसी मार्केट में लगाते हैं। तो जैसे सितंबर 2024 में जो 24 तारीख थी, तो कहा जा रहा है वो हाई था, वो पीक था, वो ऑल टाइम हाई था, जब सेंसेक्स 85,163 पर था और निफ्टी 50 26,000 पर था। और उसके बाद फिर ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने अपना पैसा निकालना स्टार्ट किया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं क्या, और इससे जुड़ा हुआ कोई डेटा अभी न्यूज़ में था क्या? जैसे कि एक महीने में कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा मार्केट से निकाला गया है। तो 1 लाख करोड़ प्लस अमाउंट अगर निकाला जाएगा, क्योंकि वन डेटा वाज सेइंग अराउंड 1,25,000 करोड़, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा पैसा अगर निकल गया तो यानी कि बिकवाली हो रही है, और सीधा डिमांड सप्लाई का रूल है। अगर सप्लाई बड़ी है और डिमांड कम है तो भाव गिरेगा कि नहीं गिरेगा? भाव गिरेगा। अच्छा, यहाँ पर ये FII होते क्या हैं? जब भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है FDI, एक होता है FII। अगर हम अरविंद मायाराम कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को देखें तो उस हिसाब से अगर कोई विदेशी निवेशक भारत की कंपनी का 10% से कम हिस्सेदारी खरीदता है तो उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि भाई वो शेयर बाजार में हिस्सेदारी खरीद रहा है। लेकिन अगर वो 10% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदता है तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, यानी कि वो एक स्थायी निवेश होगा। तो दोनों के लिए पॉलिसी अलग है। तो FII शेयर बाजार में आप खरीद सकते हैं, इसके थ्रू आप शेयर बाजार में खरीद सकते हैं। आपके हांगकांग, सिंगापुर बेस्ड कितने सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो इन विदेशी निवेशकों को ये सुविधा प्रदान करते हैं, और यहाँ पर जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके रेगुलेशन से चलता है। नाउ क्या अभी मार्केट करेक्ट कर रहा है? तो एक तो कहा जा रहा है कि हाँ भाई करेक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट साइकिल में ही ऐसा होता है कि भाई कब तक ये पीक चलता, मतलब कब तक ये ऊपर भाव चलता रहेगा, कभी तो पीक आएगा और नीचे आएगा, तो ये केवल एक करेक्शन भर है, राइट। अब किस किस कारणों से ऐसा हो सकता है? या तो कोई नई तकनीक आ जाए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 1990 से लेकर 2000 के पीरियड में आप स्टडी कीजिएगा व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ वेस्टर्न शेयर मार्केट, या USA के शेयर मार्केट को ले लीजिए। आप पढ़ेंगे .com बबल के बारे में। जो आज की कंपनी आपकी अमेजॉन है, ये उस समय पर वहां पर काम करी थी। अमेजॉन, eBay और कई ऐसी कंपनीज थी जो कि बंद भी हो गई थी। तो .com बबल था क्या? निवेशक ये देखते हैं कि अच्छा ये नई तरह की कंपनियां आ गई हैं, नए तरह का सेक्टर आ रहा है, तो इससे तो मतलब ग्रोथ जो है वो मल्टीपल हो सकती है, पैसा हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ऐसे में वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में या उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से शेयर का भाव बढ़ जाता है। फिर एक टाइम पर वो देखते हैं, फिर उनका मोह भंग होता है, फिर उनको क्लैरिटी मिलती है कि यार ये पैसा तो इतना लगा दिया हमने, अर्निंग पर शेयर है डाउन, और ये आपने प्राइस इसका कर दिया इतना हाई, तो PE रेशियो से आपको क्लियर कट पता लग गया कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। यानी कि कितनी सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो अनसस्टेनेबल वे में काम कर रही हैं, कि अगर उनके पास फर्दर इन्वेस्टमेंट ना आए तो भाई वो तो रास्ते पे आ जाएंगी, और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी फेल लग रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स ने कहा हम और पैसा नहीं लगाएंगे। जब और पैसा नहीं लगाएंगे तो उन कंपनियों का क्या होगा? वो कंपनी बंद हो जाएंगी, वो काम ही नहीं कर पाएंगी, और काम कर नहीं पा रही हैं, आपने लिस्ट वहां पर कर दी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो बस्ट होगा कि नहीं होगा? यानी कि एक बबल था जो बस्ट हो गया। तो ऐसा भी कई इकोनॉमीज में होता है। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी में अभी कुछ ऐसा हुआ है? तो हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि अभी कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, AI के लिए जैसे चाइना या फिर आप USA की मार्केट में देख रहे हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम एक पूरा बबल या एक क्रैश नहीं कह सकते, लेकिन एनवीडिया के शेयर्स आपने देखे होंगे। जैसे ये डीपसीक न्यूज़ में आया कि यार डीपसीक बन गया है, और डीपसीक तो देखो मिलियंस ऑफ डॉलर में बना दी, और वहाँ पर वो कह रहे थे AI और जनरेटिव AI के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर डालने हैं। अब इतना अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है AI का, तो चिप्स की जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स चिपसेट्स की, सेमीकंडक्टर्स। एनवीडिया की उसमें महारत है, तो पता लगा कि यार ये तो एनवीडिया की शायद उतनी डिमांड ही ना बने, क्योंकि यहाँ तो इतने सस्ते में चाइना ने बना दिया। तो ऐसे में हमने देखा कि इतना बड़ा
डिक्लाइन एनवीडिया के शेयर्स में आया। तो ऐसे में एनवीडिया के जैसे और अदर कंपनीज जो हैं उनमें भी जितना इन्वेस्टमेंट आ सकता था, हो सकता है कि अब इन्वेस्टर्स और रीथिंक कर रहे हों। तो मैं और अदर फैक्टर्स की बता रहा हूँ जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो शिफ्ट जैसे ही लोगों का होता है, इन्वेस्टर्स का होता है, तो फिर वो मास सेलिंग हो जाती है, और मास सेलिंग आती है तो फिर एक करेक्शन आता है कि भाई असली वैल्यूएशन इन कंपनीज का वो नहीं है, ये है। अब इंडिया के केस में एक फैक्टर बैंक्स का भी कहा जा रहा है, यानी कि बैंक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, स्पेशली इन लास्ट क्वार्टर। जो अर्निंग होनी चाहिए थी वो अर्निंग नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, देयर वाज अ टाइम व्हेन एनपीएस वर एट ऑल टाइम हाई, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, यानी कि उधर कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट खराब, बैंक्स की बैलेंस शीट खराब, क्योंकि भाई वो जब पैसा ही नहीं वापस दे पाएंगे तो बैंक की बैलेंस शीट कैसे ठीक हो जाएगी, लोन तो कॉर्पोरेट ने लिया हुआ था। लेकिन उससे तो हालत फिर भी बेटर है। लेकिन फिर भी अगर बैंक एक्सपेक्टेड वे में काम नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार बैंक, समझ लीजिए कि पूरी इकोनॉमी का एक क्रूशियल इंडिकेटर है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक से आप पता लगा सकते हो कि भाई अल्टीमेटली कितना लोन ग्रोथ है। अगर लोन ग्रोथ अच्छा खासा है तो यानी कि भाई नए नए व्यापार ओपन हो रहे हैं, मतलब नया प्रोडक्शन भी होगा, नई जॉब भी क्रिएट होगी, नई डिमांड भी होगी। लेकिन अगर लोन ग्रोथ में डिक्लाइन है या एनपीए बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से बैंक की अर्निंग कम हो रही है, तो इसको भी ये इन्वेस्टर्स देखकर चलते हैं। और प्लस आपके निफ्टी 50 में देखिए 30% तो वेटेज आपके बैंक्स को ही है। तो अगर बैंक्स का शेयर डाउन जाएगा तो भाई इन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्रूशियल इंडिकेटर है। फिर इंटरनल में आपका आता है डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि हमारे खुद के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड होते हैं, या फिर आपके इंश्योरेंस वाले होते हैं जैसे एलआईसी, या फिर आपके पेंशन फंड होते हैं। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एफआईआई अपना पैसा निकाल रहे हैं तो डीआईआई जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर मार्केट को स्टेबलाइज भी करते हैं। तो आप कहेंगे भाई फिर अब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ह्यूज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस रेट पर किया हुआ है जो हाई था। अब उससे मार्केट गिर गई है, तो अब ये भी सोच रहे हैं कि भाई और पैसा डालें और मार्केट और ज़्यादा करेक्ट होगी तो डिक्लाइन जाएगी, तो फिर तो इन्वेस्टर का जो पैसा हमने ले रखा है वो तो और डाउन जाएगा। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा चंक ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है एंड दे डोंट हैव एनफ कैपिटल टू एक्चुअली कंपेंसेट फॉर द एग्जिट ऑफ द कैपिटल विच हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि एफआईआई वालों ने जो पैसा निकाल लिया है उसकी भरपाई करने लायक पैसा इनके पास है ही नहीं, राइट। ये भी कारण हो सकता है, ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे और उतना पैसा है भी नहीं कि ये इतना बड़ा जो एक गैप बन रहा है तो उसको फिल कर सकें, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और है, आप में से कितने लोग ने देखा होगा कि SIPs लगाओ, राइट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो SIPs को लगाए रखना ठीक है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है आपका, 20 साल 25 साल, है ना। लेकिन कई ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्ट करते हैं। अब उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उनको लग रहा है कि यार मैं तो अपना बेटर रिटर्न कहीं और ले सकता हूँ, तो क्या वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा? हो सकता है अभी म्यूचुअल फंड में जो वन ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने पैसे को घटा दें, तो इनके पास जो कैपिटल का इनफ्लो था कि भाई हर महीने ये लोग ना 50,000 10,000 5,000 ये हमें अपनी तरफ से इन्वेस्ट करते ही हैं हमारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड में, उनका इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो टोटल अवेलेबल कैपिटल विद दीज DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो भी कम होगा कि नहीं होगा? वो भी कम होगा, राइट। प्लस जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना स्टार्ट कर दिया तो उनको लग रहा है कि यार हमें तो माहौल ठीक नहीं लग रहा है, पेसिमिज्म लग रहा है, हो सकता है मार्केट और गिरेगी, इससे तो अच्छा है यहाँ से पैसा निकालो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसे में वो कहेंगे कि भाई हमें तो बेचना है, मुझे तो मेरा पैसा दो। तो DII को भी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आप ही के पैसों को लेकर शेयर बाजार में, तो इनको आपका इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इनको प्रेशर आएगा, ये वहाँ से बेचेंगे, वहाँ पर बिकवाली बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ये बेचेंगे तो भाई साहब जो ऑलरेडी जो डिक्लाइन में जा रहा है तो और ज़्यादा डिक्लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा? बाजार और ज़्यादा डिक्लाइन में जाएगा। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे ऐसा हो सकता है कि फर्दर और डिक्लाइन अभी कुछ टाइम तक आए। फिर एक्सटर्नल रीजंस में ट्रंप का एक बड़ा रीज़न है, टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये यूरोप है, यूरोप से USA की तरफ जो आपके ऑटोमोबाइल जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ ये बेच रहे हैं, तो लगभग $43.1 बिलियन वर्थ पर एनम का ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो US लगा रहा था वो था 2.5%। अब USA से जो मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियां बेचते हैं यूरोप में वो है $6.3 बिलियन। तो इससे क्या पता लगा कि भाई यूरोपियन यूनियन जो है वो ज़्यादा गाड़ियां बेच पाता है, ज़्यादा कीमत की गाड़ियां बेच पाता है USA में, और USA कम बेच पाता है। और ये कितना इंपोर्ट टैक्स लगाते हैं USA के ऊपर? ये लगा रहे हैं 10%। तो अब ट्रंप कह रहे हैं भाई ये तो अनफेयर है,
इससे पहले चलता रहता था ये कि चलो भाई यूएसए दुनिया की डोमिनेंट इकोनॉमी है, लगभग क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी वो यूएसए का ही है, तो हम तुम्हें कुछ रिलैक्सेशन देंगे तो इससे तुम हमारे साथ रिलेशन स्ट्रांग रखोगे। ये कह रहे हैं अब वो नहीं चलेगा, अब है बिजनेस, मतलब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों हो कि भाई अगर हम अपना सामान बेचें तो आप इंपोर्ट टैक्स लगाओ 10% और आप हमें बेचो तो हम लगाएं केवल 2.5%। ऐसा नहीं चलेगा, हम तो इसको बढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे सर लॉजिकल तो लग रहा है, लेकिन बात यह है कि अगर ये बढ़ाएंगे तो बड़ा बदलाव इकोनॉमी में इतना आसान नहीं होता। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक फ्लक्स, और इस इकोनॉमिक फ्लक्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो केवल इन पर नहीं पड़ेगा, बाकी देशों पर भी पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर इंडिया से इसका क्या लेने देना। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर यूरोप 43.1 बिलियन डॉलर का केवल ऑटोमोबाइल वाली बात कर रहा हूं मैं, केवल इसका ट्रेड कर रहा है, ऐसे अदर ट्रेड भी हैं, सब पर अगर इंपोर्ट टैक्स बढ़ रहा है तो सोचिए आप कि इनका जितना ट्रेड हो पा रहा था क्या उतना ट्रेड हो पाएगा? नहीं। तो यानी कि यूरोप अपना जितना सामान यूएसए में बेच पा रहा था उतना नहीं बेच पाएगा, क्योंकि वो सामान और महंगा हो जाएगा, और अगर सामान महंगा हो जाता है तो लोग कम खरीदते हैं ज्यादा खरीदते हैं? अरे कम खरीदते हैं। तो अब इनका बिजनेस अगर डाउन हुआ तो मुझे बताइए जिन चीजों को ये भारत से खरीदते हैं उन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस इनके कई सारे सेक्टर्स में कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया से बनकर जाते हैं, उन वाली इंडस्ट्रीज पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप सोचेंगे लेकिन सर इसी समय पर हमने देखा है कि कई देशों के जो शेयर बाजार हैं वो फिर भी इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था आपको वीडियो के शुरुआत में कि देखो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो एक साथ काम करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर मिलकर काम करते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो दो फैक्टर हैं वो उन पर भी के लिए भी नेगेटिव हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी के अंदर के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो काफी स्ट्रांग हैं, इंडिया से बेटर हैं। इस वजह से इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है उन देश के शेयर बाजार में बना हुआ है। तो ये है तो एक साथ ही वर्क करते हैं सारे के सारे फैक्टर्स। तो एक कंपोनेंट अगर सप्लाई चेन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो यानी कि जो बेरोजगारी है, जो जॉबलेसनेस है, जो डिमांड पर नेगेटिव इंपैक्ट है वो कई देशों में पड़ेगा, जिसमें से इंडिया भी एक देश है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा। आपको अगर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। आई टीच पीएसआर ऑप्शनल, बेसिक से लेकर डेप्थ तक सब कुछ। इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। आप त्यागी लाइव कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको आंसर राइटिंग बैच भी, जो करीब 7,000 फीस थी उसकी, लेकिन वो एडिशनली दिया जा रहा है, प्लस एक एनसीईआरटी कोर्स भी यहीं पर साथ में मिल रहा है। और P2I बैच ये 7 मार्च को स्टार्ट हो रहा है 6 PM, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का कंप्लीट कोर्स, मतलब जीएस का कंप्लीट कोर्स। और इसमें प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। जैसे ही कोई स्टूडेंट टॉप 20% में आता है तो प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करता है तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, प्लस ये स्कॉलरशिप्स भी इसमें एडेड हैं। आप ये कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ बॉन्ड यील्ड, एक तो इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, दूसरा बॉन्ड। अब आप कहेंगे बॉन्ड क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए यूएस ट्रेजरी, ठीक है। अब यूएस गवर्नमेंट चाहे कि भाई हमें पैसा लेना है मार्केट से, तो चलो मार्केट को ना पेपर इशू कर देते हैं। कंसिडर दिस इज अ पेपर, ठीक है। यह है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कुछ कंडीशंस हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो यूएस ट्रेजरी ने कहा इन्वेस्टर्स से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स से, कि देखो अगर तुम हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो मान लो इस पे लिखा है $750, ठीक है। तो $750 लिखा है और आप ये ले लो, और इतने समय बाद इसके बदले आपको $1000 मिल जाएंगे। तो यानी कि आप हैं इन्वेस्टर, आपने पैसा दिया यूएस की गवर्नमेंट को, यूएस की गवर्नमेंट ने दे दिया ये आपको पेपर। ये पेपर अपने आप में एक रिस्क फ्री एसेट है, कारण कि यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है। भाई गवर्नमेंट ने पेपर दिया है और प्रॉमिस किया है कि इतने महीने बाद से 6 महीने बाद आप आइए और इसके बदले ये 1000 ले जाइए। आपने तो केवल 2 ही नोट दिए थे, लीजिए 3 नोट ले जाइए। तो एज ए इन्वेस्टर आपका फायदा है कि नहीं है? फायदा है। जो बॉन्ड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इंटरेस्ट वाले बॉन्ड भी होते हैं और विदाउट इंटरेस्ट, जिनको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे जो मैंने एग्जाम्पल दिया तो मैंने इसमें कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करी। मैंने कहा भाई ये पेपर जो है ना $750 में ले जाओ, ठीक है, और 6 महीने बाद आना और ये पेपर लेकर आना और $1000 ले जाना। तो इंटरेस्ट की जिक्र नहीं किया, केवल फेस वैल्यू की बात करी कि फेस वैल्यू मैंने कितनी रखी, 750 रखी या 800 रखी, बदले में तुम्हें $1000 दे रहा हूँ।
तो ये क्या हो गई आपकी, जो बीच का प्रॉफिट आपका होगा, ये हो गया आपका बॉन्ड यील्ड। तो अगर यूएस की ट्रेजरी अपना बॉन्ड यील्ड इंक्रीज करती है, अगर मान लीजिए उनके यहाँ इन्वेस्ट करने पर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो खुद ही सोचो आप कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे भाई, जहाँ पर रिस्क कम है और एश्योर्ड रिटर्न है। तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लेगा कि यार इंडिया का शेयर बाजार तो भाई रिस्की लग रहा है, इससे तो अच्छा यहाँ से पैसा निकालो और अपना पैसा लगा दो इन ट्रेजरी बॉन्ड्स में, तो अल्टीमेटली अपना एश्योर्ड रिटर्न हो जाएगा और ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा। तो अब ऐसे में यहाँ से पैसा निकालेंगे तो भाई यहाँ पर डिमांड कम, भाव कम, तो शेयर मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब नेक्स्ट रीजन है कि सम ऑफ दीज इन्वेस्टर्स आर फाइंडिंग कि यार ऐसा लग रहा है कि चाइना के शेयर बाजार में जो कंपनियों का जो स्टॉक प्राइस है वो एक बेटर वैल्यू पर मिल रहा है और वहां पर ग्रोथ की जो संभावना है वो ज़्यादा है। तो भाई इन्वेस्टर कहाँ पसंद करेगा, वहीं इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो इसी वजह से देखा गया कि चाइना का शेयर बाजार बेटर परफॉर्म कर रहा है और वो जो ओवर वैल्यूएशन वाला इंपैक्ट है वो इंडिया की तरह वहां पर नहीं था, जो इंडिया ने पिछले कुछ समय में देखा है। ये भी रीजन है। अब ये MSCI रीबैलेंसिंग भी एक कारण बताया जाता है कि ये भी फ्यूचर में इंपैक्ट डाल देगा, यानी कि आने वाले 1-2 महीने में। MSCI है क्या, ये मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। तो समझ लीजिए कि कितने सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड ग्रुप्स हैं, वो MSCI के इंडिसेस का इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड कि यार हमें कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। तो अगर वो अपनी रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी में इंडिया के लिए ऑप्टिमिस्टिक होता है, इंडिया के कुछ स्टॉक्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो जाहिर सी बात है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब क्या एडवाइस दी जा सकती है इस समय इन्वेस्टर्स को, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई देखो पैनिक मत करो, कारण कि अगर आपने अब बेचना चाहा तो भाई लॉस पे जाएगा। मान लो आपने सितंबर में खरीदा था जब पीक पर था और अभी 15% डाउन पर है और आपकी पूरी जो पोर्टफोलियो वो रेड शो हो रहा है, तो बेचो मत, होल्ड करके रखो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोचो और अल्टीमेटली बाउंस बैक होगी मार्केट, उस समय पर आप बेच सकते हैं। दूसरा लॉजिक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग पैनिक में बेच देंगे तो दैट कैन बी अ लॉस सिचुएशन, लेकिन हमें नहीं पता किसकी क्या स्थिति है। कोई ज़रूरतमंद होगा जिसके पास वही पैसा होगा, वो उसी से कमाई कर रहा होगा, तो हो सकता है इस सिचुएशन में वो बेच दें। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। और वैसे काउंटर ओपिनियन ये है कि कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कब तक, लेकिन जो असेसमेंट है, अगेन मैं आई एम सेइंग कि असेसमेंट में हम कुछ फंडामेंटल्स को देख सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के जो कुछ कोर फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो ये वाला लास्ट क्वार्टर था, उस क्वार्टर में अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन ऑन एन एवरेज 6.3% बताया जा रहा है और IMF का कहना है कि ऑन एन एवरेज 6.5% रहने की संभावनाएं हैं, जो कि फेयरली वेल है। फिस्कल डेफिसिट इंडिया ने काफ़ी हद तक कम किया है। जो आपका इन्फ्लेशन है दैट इज़ अराउंड 4.31%। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर बता रहे हैं इट इज़ फाइन। लेकिन इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो फर्दर आपको मतलब बढ़ाना पड़ेगा उसका परसेंटेज, तभी तो इंडिया का जो कंपनीज़ हैं तभी तो प्रॉफिट मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी ग्लोबल मार्केट से। तो अगर इंडिया की कंपनीज प्रॉफिटेबल होंगी तभी वो फिर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर भारत सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑप्टिमिज्म भी शो कर रही हैं। फंडामेंटल्स, यही मैं आपको बता रहा था कि फंडामेंटल्स आर फाइन। जो वीक डिमांड है उसको गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे इस बार की यूनियन बजट में आपने देखा कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो ऊपर कर दिया, यानी कि टैक्सेबल इनकम आपकी स्लैब में ऊपर कर दी कि ठीक है भाई अब आपके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी कि आप उसको खर्च कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है क्यों हुआ है वो? कुछ लोग तो सोच रहे थे कि भाई हमने वो मीम बनाए हैं निर्मला ताई के लिए कि भाई देखो आपने टैक्स से टैक्स बढ़ा दिया, पॉपकॉर्न कैरामल पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा दिया, पता नहीं किस पर GST लगा दोगे। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद इन मीम से एक प्रेशर बना गवर्नमेंट पर और इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये जो मार्केट का सेंटिमेंट है, जो डिक्लाइन है वो सितंबर से आप देख रहे हैं और बजट जो मेकिंग प्रोसेस है वही वो सितंबर अक्टूबर से उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेवल पर मीटिंग होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं ब्लू शीट्स लेकर। तो उसी समय पर उनके पास अवेलेबल डेटा था कि भाई मार्केट अगर डिक्लाइन जा रहा है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट अल्टीमेटली फर्दर फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ सकता है, तो हमें इस वीक डिमांड को एड्रेस करना पड़ेगा। और वीक डिमांड कब एड्रेस होगी? जब जनता की जेब में ज़्यादा पैसा होगा। और ज़्यादा पैसा कब होगा? जब आप कुछ इनकम टैक्स में भी रियायत देंगे। तो कहा जा रहा है ये भी एक लॉजिक है जो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से हैंडल करना चाह रही है। प्लस RBI भी जो
कट्स करेगी इंटरेस्ट रेट में, जो कि आरबीआई ने पिछले कुछ समय में इंडिकेट भी किया ही हुआ है, तो उससे भी जो ज़्यादा पैसा मार्केट में अवेलेबल होगा तो फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ने के आसार हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट में जो आपने डिक्लाइन देखा, तो डिक्लाइन अनप्रेसिडेंटेड है, 29 साल का रिकॉर्ड है, नेगेटिव है, काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक ऐसा इवेंट है, ग्रेट डिप्रेशन हो गया है, कई लोगों को टेंशन होने लगी है कि शायद जॉब्स चली जाएंगी। कई लोग कंपेयर करने लगे हैं ग्रेट डिप्रेशन से। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक कोई डिप्रेशन आया था तो 1929 में आया था, उसके बारे में भी आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं। और अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वर्क फॉर द बेस्ट। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स विच लीड्स टू फ्लक्स इन कैपिटल मार्केट, और इसका आंसर आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। लास्ट में आपको बता दूं कि स्टडी IQ के साथ जो आपको अपनी तैयारी प्लान करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं। studyIQ.com पर जाकर आप ये P2I पर टैप करेंगे, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यहाँ पर वो जो न्यू बैच है शो हो जाएगा आपको, इस पर आप टैप करेंगे तो ये GS का कंप्लीट कोर्स है। जनरली कोचिंग का मतलब होता है कि GS की कंप्लीट तैयारी, कोर्स कंप्लीशन, लेकिन कोर्स कंप्लीशन के आगे भी कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं, जैसे कि मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कंटेंट, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल कर ली गई हैं। तो आप त्यागी लाइव कोड लगाकर ज्वाइन करेंगे, P2I बैच में GS की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर, ऐसे एवरीथिंग, CSET, सब कुछ आपका एक ही कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। प्रीलिम्स एंड मेंस की GS की तैयारी, साथ में आपका प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरशिप, जो आपका हार्ड कॉपी का कंटेंट है वो आपके घर पहुंच जाएगा, लगभग 20 बुक्स हैं, प्लस आपकी वो सारथी एक प्रोग्राम है जिसमें कि मेंटर आपके साथ कॉल पर कनेक्ट रहेंगे, आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे, कैसी आपकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि मार्च से लेकर अक्टूबर तक जो आपके साथ तैयारी मतलब होगी, उसके बेसिस पर नवंबर से दिसंबर के बीच में हमारे कुछ टेस्ट होंगे। उन टेस्ट के बेसिस पे जो टॉप 20% में स्टूडेंट्स रहेंगे उनको मिलेगा प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि प्रीलिम्स से जस्ट पहले कई लोग अपना बेस्ट नहीं दे पाते, कंफ्यूजन में रहते हैं। ऐसा ना हो तो अभी इस साल इस कोर्स में पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, यू जस्ट हैव टू पिक योर बैग, आपका रहना खाना एवरीथिंग इज फ्री। फिर जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो एज अ अवार्ड आपकी फीस तो वापस हो जाएगी, साथ में आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम के बाद मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि आप दिल्ली आइए और उसके बाद मेंस की तैयारी भी आप हमारे साथ ही करिए, वही सेम है, फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग इज फ्री, आपको केवल पढ़ने पर ध्यान देना है और अपना एग्जाम निकालना है। फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी कोर्स में, कोई एडिशनल फीस नहीं है, बस इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। त्यागी लाइव कोड लगाकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके मेल पर यूजर ID पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन कीजिएगा, मेंटोर का नाम नंबर आपको मिल जाएगा और बस हम फैकल्टीज आपको लाइव क्लासेस में अलग से जूम डाउट सेशन में मिलते रहेंगे और इस तरीके से आपकी तैयारी होगी। GS के अलावा आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, UPSC ऑप्शनल लाइव। जैसे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे ही आपके पास टोटल 15 ऑप्शनल कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हर साल PSR से मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं, लेकिन आपको केवल इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे भी PSR लेते हैं, इस वजह से भी सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। क्योंकि PSR से यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि पॉलिटी एंड IR हर किसी को पढ़ना ही है। UPSC सिविल सर्विस गेम में यू हैव टू क्लियर, मतलब यू शुड हैव कमांड और पॉलिटी एंड IR फॉर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। जब आप PSR ऑप्शन लेते हैं तो इसकी कंप्लीट तैयारी आपकी यहीं पर हो जाती है। मीन्स एक बार आपने मेरे साथ IR पढ़ लिया तो आपका ऑप्शनल का भी IR कवर हो गया और आपका GS का भी IR कवर हो गया, और ऐसे ही पॉलिटी है तो पॉलिटी का पूरा बेस यहीं पर स्ट्रांग हो जाता है, प्लस ऐसे में हेल्प मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।